चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। पिछले सारे नहीं, पिछले जो 3-4 थ्योरम तुमने पढ़े, बस उसी के बेसिस पे ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है। पिछले कौन कौन से थ्योरम करे थे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बोर्ड पे देखिए बच्चों, ये सेंटर दिखाई दे रहा है, ये आर्क दिखाई दे रही है, आर्क का नाम है ए बी। ए बी जो एंगल सेंटर पर बनाएगा ना, वो डबल होगा बाउंड्री पर बनने वाले एंगल के। सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा बाउंड्री पर बनने वाले एंगल के डबल होता है। इसका एक बहुत ही स्पेशल केस है ये वाला, जब आपका एंगल जो बन रहा हो, ठीक है ना, वो एकदम कितना हो जाए 180। अगर 180 हो गया तो भैया ये तो सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल हमेशा ही अपने अंदर एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक तो ये है, और एक है तुम्हारा ये, देखो देखो, एक है तुम्हारा, क्या बन रहा है यहाँ से सर्कल दिख रहा है अंडा वाला, देखो। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कल, ठीक है ना। थ्योरम थी ये कि अगर आपने बना दी यहाँ पर एक कॉर्ड, तो इस कॉर्ड के अंदर जितने एंगल बनेंगे ना, वो सारे, कॉर्ड कह रहा हूँ, इस सेगमेंट के अंदर जितने एंगल बनेंगे ना, वो सारे एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक बच्चा बोलता है कि भैया देखो यहां पर एंगल बना दे तो इक्वल होगा, कर भैया यहां पर एंगल बना दे तो वो भी इक्वल होगा, कर भैया यहां एंगल बना दे तो इक्वल होगा, यहां एंगल बना दे तो यहां नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? बाउंड्री पर ही बननी चाहिए। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। एक चीज और पढ़ी थी हमने ये वाली, कि ये दिखाई दे रहा है, ये है एक कोऑर्डिनेटर। हाँ, ये है एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान होती है कि उसके सारे के सारे वर्टेक्स कहां पर होते हैं? सर्कल की बाउंड्री पर। और इसकी एक और खासियत ये होती है कि हर तरीके का, हाँ, कि हर तरीके का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, स्कूल नहीं गया? हो गया एक बार? इसको मन नहीं करता मानने का। चलो ठीक है, रजत कर लेगा भाई। एसएसटी बेकार सब्जेक्ट नहीं। देखो एसएसटी अगर आपको बेकार लग रही है ना, यानी कि आपको एसएसटी बेकार लग रही है क्योंकि ये आपका टीचर ऐसे बता नहीं पा रहा है। यार एसएसटी पता है क्या? एसएसटी पता है क्या? मेरी बात सुन तो ले। एसएसटी पता है क्या? एसएसटी अगर कोई टीचर पढ़ाने वाला है ना, तो मेरे ख्याल से यार उसको बुक देख देख के नहीं पढ़ानी चाहिए। मतलब वो लाइन टू लाइन पढ़ने में समझ में नहीं आता है। मतलब क्या कहता है, अगर वो वहां पर चल रही है ना चीजें, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको बताओ कि बेटा देखो युद्ध के समय में ये सारी चीजें ऐसे करके। अच्छा यहाँ पर वापस आइए, ये सारी चीजें क्लियर है? यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि अपोजिट एंगल का सम किसके बराबर आएगा? 180 के, ठीक है ना। इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी तरह के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। और अगर कोई ऐसी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, तो यानी कि वो पक्का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यहाँ पे क्लियर है? साइक्लिक है तो अपोजिट 180 आएगा, अगर अपोजिट 180 आ रहा है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया यहाँ तक का? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यही कुछ थ्योरम है जो कि हमने पढ़ी थी। चार, मान लो 4 थ्योरम है यहाँ पर। 4 थ्योरम के बेस हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आज एक थ्योरम और करानी है, उसके बाद इस चैप्टर के सारे थ्योरम खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कौन सी? छोड़ यार उसको, उसको नहीं जरूरत है, नहीं करना हो तो बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों। 31 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 31 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीचर फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हो आप। टीचर फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, पहले मैं इसकी फिगर बना लूं, तुम लोग पढ़ लो बैठ कर। फिगर अजीब सी ना इसकी। ये है सेंटर पी।
ठीक है, तो इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ए, इसका नाम है पी। तो ए से लेकर के एक बार पी को जोड़ा गया, पी से लेकर के बी को जो अजीब सा बन रहा है यार। नहीं ठीक है वैसे तो। यार ये फिगर नहीं बन रही मस्त। चलिए देखिए, ये बन गई फिगर। 2 मिनट देखेंगे इसको बस। देखो क्लियर है यहाँ तक का। तो ये बन गई फिगर। आपको ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोला गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया पहले तो फिगर देख लो अपने आप, हमसे मत पूछो। हमसे अगर कुछ पूछना तो हम बता देते हैं कि पी और क्यू सेंटर है, वो फिगर देख के पता ही लग रहा है पी और क्यू तुम्हारे सेंटर है। और एक और बात कहता है पता है क्या, कि इफ पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ द टू सर्कल इंटरसेक्टिंग बी एंड सी, इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक बी पे और एक सी पे। ये सर्कल इस दूसरे बड़े सर्कल को बी और सी पर क्या करता है भैया, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कह रहा है एंड ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है ए सी डी क्या है भैया, स्ट्रेट लाइन। सबको क्लियर है यहां तक का। तो ए सी डी हो गया स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि इफ एंगल ए पी बी बराबर 150 डिग्री, ए पी बी बराबर 150 और बी क्यू डी अंदर वाला एंगल की बात हो रही है, अगर ये बाहर वाला एंगल की बात करता तो रिफ्लेक्स वर्ड यूज करता। समझे कि नहीं समझे, समझे, ठीक है। तो बी क्यू डी बराबर में कितना दिया रखा है, एक्स। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बताइए एक्स क्या होगा। क्वेश्चन देख के पता लगी था एक्स पता लगाना है। तो देखिए कुछ चीजें बताता हूँ, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों, ठीक है ना, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। तो सबसे पहला मैं चाहता हूँ कि यार आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक सर्कल पे फोकस करिए। ये सर्कल दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। ये सर्कल अगर मैं बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा जिसका सेंटर होगा तुम्हारा पी, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 150 का बन रहा है। यहाँ पे क्लियर है। इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, इसका नाम है बी। बच्चों ये दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन, वो ये है, ठीक है यहाँ तक का। तो ये कितना हो सकता है बताना जरा, 75 होगा। क्यों, बाउंड्री वाला एंगल है, बाउंड्री वाला एंगल सेंटर का हाफ होता है, तो ये 150 तो ये 75 होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 75 डिग्री का एंगल। क्या सबको क्लियर है कि नहीं बताओ, पक्का क्लियर है। एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो अगर ये 75 डिग्री हुआ और ये देखो ध्यान से ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल भी होगा, स्ट्रेट एंड हर स्ट्रेट एंड एक स्ट्रेट एंगल होता है। तो यानी कि यहां पर जो बनने वाला एंगल है वो 105 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल जो है वो 105 डिग्री का एंगल बनेगा। पक्का क्लियर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अब बस आप इस दूसरे वाले सर्कल को देखिए। अरे देखो मेरी बात सुनो, एक जने का हो गया इसका मतलब ये नहीं कि सबका हो गया, ठीक है ना। तुम में से कहते हैं कोई तेरे को कौन सी चॉकलेट पसंद आती है, बता ना एक बार बता। 5 स्टार, किसी और को 5 स्टार पसंद है। अबे ऐसा नहीं कि सबकी पसंद एक ही जैसी होती है, इसलिए इसका मतलब ये भी नहीं कि क्लास में अगर एक बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं है। तो वेट फॉर दी अदर्स। तो ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया बी। अगर समझ में आ गया और आप चाहते हो कि मैं अगला क्वेश्चन करना चाहता हूं तो आप अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया तुम्हारा सेंटर क्यू। सबको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ये तो 150 पता, ओ 105 पता लग गया। हमको पता है कि यार यहाँ पर बनने वाला एंगल इसका डबल होता है, तो 105 का डबल क्या होगा, तो ये 210 डिग्री का एंगल हो गया। तो यानी कि यहाँ पर बनने वाला एंगल हो गया 210 डिग्री। क्या सबको यहाँ तक समझ में आई बात, पक्का क्लियर है। लेकिन यार अभी तक हम जितनी बातें कर रहे हैं वहां पर अभी तक हम एक्स तो निकाल ही नहीं पाए। एक्स निकलेगा ऐसे करके, हाँ एक्स निकलेगा ऐसे करके। मैं चाहता हूँ कि अब आप बस इस बीच वाले पोर्शन पे फोकस करिए। ये इतना एंगल कितना बन गया 210 डिग्री, और ये बाकी का एंगल कितना है एक्स। तो इसका थोड़ा सा एंगल है 210, बाकी का एंगल है इसका एक्स, और तुमको पता है टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। यानी कि एक्स और 210 को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का एंगल आएगा।
यानी कि x जो है वो 200 360 में से 210 माइनस करके आएगा। तो 360 में से हमने माइनस कर दिया 210, और पता है x कितना आ गया, कितना आ गया 150 डिग्री, यानी कि एग्जैक्टली इस एंगल के बराबर ही आ गया। समझ में कि नहीं आया? क्या हुआ? कंस्ट्रक्ट करके क्या? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर डी से बी को ज्वाइन करके। अच्छा ये एफ पॉइंट में अच्छे दिए तो थे यार, ये तो देखा ही नहीं मैंने। चलो उसे सस्ता पड़ रहा है, ओ आसान पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। हाँ इससे सस्ता है। क्या सस्ता वर्ड है, आसान है कि नहीं? ये समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? आओ इसकी फॉर्मेटिंग बता देता हूँ। इतना ही पड़ेगा भाई। मेरे ख्याल से गिवन लिख पाओगे तुम लोग। टू फाइंड भी लिख पाओ, टू फाइंड मैं लिख देता हूँ, टू फाइंड में लिख दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, तुमको इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करा कि यार ये 150 था, तो हमने पहले ये वाला एंगल पता करा। तो हमको पता है कि यार ए पी बी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एंगल ए सी बी के। तो एंगल ए पी बी इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। कोई पूछे कि क्यों, तो उसको बता देना एंगल, ठीक है ना? इतना बड़ा लिखना पड़ता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtend on boundary। इतना लिखना पसंद नहीं है, ठीक है ना? इतना लिखना मन नहीं करता, कसम से बोल रहा हूँ यार। नहीं 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 नहीं, ये मत करना पेपर में। कभी भी ऐसा मत करना कि थ्योरम नंबर 3.4 थ्योरम नंबर, ऐसे मत करना कभी पेपर में। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एग्जामिनर को इससे दिक्कत होगी, उसको बुक खोलनी पड़ जाएगी जाकर के। यहाँ तक क्लियर है? और क्या पता उसके पास कौन सी बुक हो, और नंबर कोई दूसरा है, यहाँ पे दूसरी थ्योरम लिखी हुई है, लेकिन ये बच्चे ही बेकार है, नंबर काट। समझे कि नहीं समझे? तो भैया कभी भी एग्जाम में ध्यान रखना यार, कभी भी यहाँ पर थ्योरम के नंबर मत लिखना यहाँ पर। समझ में आई बात की नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं, गलत बात, बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। इधर देखो, ए पी बी, 150 बराबर में कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी होगा। 2 से 150 काट दें तो एंगल ए सी बी कितना आ गया 75 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा दूसरी चीज तुमने बताना क्या देखी होगी? दूसरी चीज आपने ये लीनियर पेयर देखा होगा। तो इस लीनियर पेयर में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? ए सी बी, सी डी बी, बी सी डी भी कह सकते हो, ठीक है ना? तो लीनियर पेयर में आते हैं आपके 2 एंगल ए सी बी और एंगल बी सी डी। इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री का एंगल बनेगा, लीनियर पेयर कह सकते हैं। ए सी बी हमको पता है 75 डिग्री, बी सी डी निकालना है हमको। तो बी सी डी देखो बच्चों ऐसे आएगा, ये वहां पे आके माइनस हो जाएगा, और एंगल बी सी डी पता है कितना निकलेगा 105 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक का? तो 105 डिग्री तो निकल गया। अब ये 105 होगा तो यार ये 210 डिग्री होगा, ठीक है ना? आओ तो 210 डिग्री का हिसाब करते हैं पहले। ओ नहीं नहीं, हाँ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि एंगल ये 210 डिग्री है। इस एंगल का नाम पता है क्या है? इस एंगल का नाम है बी क्यू डी, है ना? हाँ, रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी किसके बराबर होगा? इसके, डी सी बी या फिर बी सी डी भी कह सकते हो। 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सी डी। क्लियर यहां तक का? अच्छा इसको तो हमको नहीं पता कितना है, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं। हाँ ये रहा ना रीजन, ये ले। एंगल सब्टेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल बाउंड्री। आ गया समझ में? ठीक है, इसको स्कैन कर लेना, आ जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाएगी गूगल में। तो बी क्यू क्या नहीं आ रहा क्या? कैमरा में ही नहीं आ रहा, कैमरे में रीजन आना चाहिए भाई। देखो ये रहा रीजन बच्चों। क्लियर है यहां तक का?
तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCD। BCD है कितना 105, तो 2 इंटू में 105 हो जाएगा, यानी कि हो गया तुम्हारा 210 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है बताओ। तो एंगल BQD आ गया तुम्हारा 210 डिग्री। और हमको एक बात बताइए यार, टोटल 360 डिग्री होता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल BQD प्लस में रिफ्लेक्स एंगल BQD बराबर में कितना 360। कोई रीजन पूछे तो यहाँ पे लिख देना, बिल्कुल सही, कंप्लीट एंगल। क्लियर है कि नहीं है, कंप्लीट एंगल। हमको रिफ्लेक्स एंगल BQD पता है 210 डिग्री का है, और ये लिखा हुआ है BQD प्लस में 210 बराबर में 360, माइनस हो जाएगा वहां पे जाके, तो हाँ ये x है, ठीक है ना। तो ये x कितना आ गया तुम्हारा 150 डिग्री आ गया। सबको क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का, हेंस आंसर। सबको समझ में आ गया यहाँ तक का, गिवन अपने आप लिख पाओगे पक्का। चलो कर, क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रहे, बिठा रहे हैं, बिठा देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 31। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 31 था। अगला आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। चलिए यही है ना, छोड़ो इसको करते हैं। बच्चों इधर देखिए, सबके सब इधर देखो, गिवन लिख लोगे, ठीक है गिवन लिख लेना, मैं तुम्हारे लिए टू प्रूफ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे लिए मैं टू प्रूफ लिख देता हूँ। टू प्रूफ पता है क्या करना है, एंगल XOY एंगल XOZ बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एंगल XYZ नहीं होगा, XZY होगा, XZY प्लस में ZXY या फिर YXZ होगा, है ना। तो XZY प्लस में एंगल YXZ, और ये ब्रैकेट में है कि नहीं। चलिए देखिए इसको कैसे प्रूव करें। इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में से हिंट तो दिया हुआ है, लेकिन उसको हम एज अ कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। देखो जो कंस्ट्रक्शन करनी है, ये आपको O दिखाई दे रहा है, आपको Y दिखाई दे रहा है, आप जोड़ दीजिए इन्हें, दिख गया। आप O और Y को जोड़ दीजिए एक सीधी लाइन से, चलो सीधी लाइन से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो ज्वाइन O टू Y, गिवन है पक्का, तो कोई कंसेशन लिखी नहीं है यहाँ पे। तो प्रूफ तो देखिए प्रूफ कैसे करना है इसका, बड़े ध्यान से देखना है यार, बड़े ध्यान से देखना। मैं चाहता हूं कि यार आप इस जगह पर देखिए और बाकी सारी चीजों को भूल जाइए, इसको भूल जाओ। ये लाइन दिख रही है, अब मारूंगा ना इतना, कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है इधर, ध्यान से सुनिएगा। ये है आर्क, ये आर्क सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, यही आर्क बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है, लेकिन जो सेंटर वाला एंगल होगा ना वो बाउंड्री वाले के डबल होगा, इसलिए XOY इज 2 टाइम्स XZY। लिख सकते हैं ऐसा, एंगल XOY बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एंगल XZY। रीजन लिख देता हूं, ठीक है ना। रीजन है ये कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द बाउंड्री, ठीक है कि नहीं है।
सबटेंडेड, सबटेंडेड ही तो लिखा है। ठीक है, क्या पता नहीं क्या, सबको क्लियर है कि नहीं है? ओए, समझ में आ गया? अब आप एक काम करिए, सेम जैसे इसके साथ करा था वैसे अब आप लोग ये मिटा दीजिए। क्या आपको ये दिख रही है लाइन? है ही नहीं भाई, क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो यार अब आपको देखना है आर्क वाई जेड, ये वाला जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो बाउंड्री के डबल होगा, यानी कि जेड ओ वाई इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल जेड एक्स वाई, या फिर वाई एक्स जेड कह सकते हैं ऐसा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल जेड ओ वाई बराबर में 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? वाई एक्स जेड। तो एंगल वाई एक्स जेड, और रीजन पता है क्या है? रीजन यही सेम टू सेम है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? आप इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप लोग सेकंड, और जो लाइन मिटा दी थी ये आप लोग दोबारा बना दीजिए। यहाँ पे क्लियर है? पेपर में कैसे कर सकते हो? पेपर में आप लोग इस फिगर को रफ में भी बना करके अपने आप में समझ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मेन फिगर के साथ छेड़खानी मत करिएगा, लेकिन अगर आप रफ में बनाना चाहते हो तो रफ में बना लेना। पेपर में रफ कहाँ करना है वही बता देता हूँ। जैसी पूरी शीट होती है ना, ऐसे लाइन मार करके, है ना, मत करना है। यहाँ नहीं करने का है, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल आखिरी वाले पन्ने पे जाओ, बिल्कुल आखिरी वाले पन्ने पे मिलती है ना शीटें, बिल्कुल आखिरी वाले पन्ने पे जाइए और सबसे टॉप पे लिख दीजिए रफ वर्क। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल टॉप पे क्या लिख दीजिए? रफ वर्क। उसके बाद वहां पर जो खिचड़ी बनानी है वहां पे खिचड़ी बनाओ। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? ऐसे कैलकुलेशन करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे जैसे मर्जी जो फिगर बनानी है वहां पर बना के करो, लेकिन मेन शीट में ऐसे लाइन बना करके मत करना यार। समझ में आया कि नहीं है? प्रेजेंटेशन खराब होगी, उससे और कुछ नहीं होगा। होगा एक यार, एक बार में तुम लाइन क्रॉस करके मेन क्वेश्चन में घुस जाओगे। ठीक है ना? ऐसे मत करना। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ठीक है। तो बच्चों हमको ये वाला एंगल मिल गया एक्स ओ वाई के नाम से, और ये वाला एंगल मिल गया हमको जेड ओ वाई के नाम से। एक काम करते हैं, हम इन दोनों एंगल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो पता है क्या होगा? जब आप इस एंगल में इस एंगल को जोड़ोगे तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, और अब ये एंगल एक्स ओ वाई और एंगल जेड ओ वाई जुड़ करके बना देंगे एंगल एक्स ओ जेड। समझे कि नहीं समझे? तो वो होगा कैसे? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एड फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को आप लोग क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो एक्स ओ वाई जेड ओ वाई से जुड़ेगा, तो एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल जेड ओ वाई। अच्छा होता पता है क्या? जैसे आप दो इक्वेशन को जोड़ते हो ना, तो एलएचएस से जुड़ता है, आरएचएस से। तो एलएचएस से जुड़ गया, अब ये आरएचएस इस आरएचएस से जुड़ेगा, ऐसे करके कि 2 एंगल एक्स जेड वाई प्लस में 2 एंगल वाई एक्स जेड। क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर पता है क्या मिलेगा? थोड़ा सा एक्स ओ वाई, थोड़ा सा जेड वाई, और पूरा सा एक्स ओ जेड। तो एंगल एक्स ओ जेड बराबर में किसके होगा? बराबर में होगा ये 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड हो गया। आगे समझ में यहाँ तक का? काफी छोटा सा सॉल्यूशन लग रहा है इसको। समझ में आ गया? पक्का कर लोगे अपने आप? कर लो फिर। चलिए बच्चों, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 36 तक यार ये घर से करके ला रहे हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन थोड़े बहुत लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, जितनी चीजें करा दी ना तुमको बस उन्हीं के ऊपर है। ट्राई करोगे तो पक्का हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ पे इसको क्लास में डिस्कस कर लूंगा। क्या? किसकी? अबे रूट वाला कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर रूट नहीं होता तो कर लेते, तो अभी भी हो जाएगा ये। नंबर ही तो नंबर ही तो है यार ये। ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं क्लास में डिस्कस, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सी पे आ जाओ। एक्सरसाइज सी पे आ जाओ और सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज सी पे आ जाओ और सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। प्रूव करिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आता है। हो जाएगा ये वाला, ये थ्योरम है, ये मैंने करवा दिया क्लास में, ठीक है ना? आई होप कि आप लोग कर लोगे इसको।
अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ है, अरे यार वो कहाँ गया है, मिल नहीं रहा। एक्सटीरियर क्वेश्चन लिखो, एक थ्योरम लिखो। थ्योरम नंबर 11 होगी, कौन सी होगी? 11। थ्योरम नंबर 11 11 थ्योरम नंबर 11 बोलूं? लिखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओ सॉरी, प्रूव दैट, अरे प्रूव दैट मैं भूल गया। लिखो, प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल, ऐसे चौंका देता हूँ बच्चों को। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, CYCLIC, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट, इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर। अरे नहीं नहीं देखा? अच्छा देखो देखो देखो, क्या? हाँ इधर लिखा ही नहीं उसने, यार बाद में चेंज हो जाएगा। देखो हाँ वही है वही है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले आप लोग बना लीजिए। बना लिया? बन गया। तो ये हो गया ABCD। बच्चों ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल, और ये किस नाम से जाना जाता है? BCE के नाम से। थ्योरम ये है कि ये एक्सटीरियर एंगल ना अंदर घुसते ही अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर आता है, ठीक है ना? हाँ ये एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, ये अंदर घुसते ही अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। आ गया समझ में यहाँ तक का? ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो अपने को यही प्रूव करना है। तो गिवन गिवन भी लिख देता हूँ, गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral, नाम मुन्नी वो ट्रायंगल में होता है। पाकिस्तान छोड़ के आ जाऊंगा मुन्नी, फालतू के सवाल करे अगले में, और मुंह में टेप लगा दूंगा ताकि मामा भी ना बोल पाए। इधर देखो, इधर देखो, टू प्रूव में क्या होगा कि एंगल BCE बराबर में एंगल A। क्लियर है कि नहीं है? आइए इसको सिद्ध करें। तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये रहा इसका प्रूफ, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है बच्चों, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए सबके सब। आओ इसको कहते हैं, पहले तो यार मैं कुछ नाम देना चाह रहा हूँ, जैसे कि इसको मैंने नाम दे दिया 1, इस वाले एंगल को नाम दे दिया 2, इस वाले एंगल को नाम दे दिया मैंने 3। सबको क्लियर है यहाँ तक का? चलिए ठीक है, अभी मैंने इसको 1 2 3 नाम दिया है, लेकिन बाद में हम इसको BCE BCD या फिर एंगल A बोलेंगे, ठीक है ना? सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। मैं अभी रफ में दिखा रहा हूँ, फेयर में इसको भी मैं करवा दूंगा। बच्चों ये जो BCE है ये एंगल 3 है, और ये जो BCD है ये एंगल 2 है। बच्चों ये कैसा एंगल है? तो यानी कि कह सकते हैं कि 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आ गया समझ में? अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, इनका सम 180 आता है। तो यहाँ पे लिख देना अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए 180 बराबर ये, 180 बराबर वो,
ये बराबर वो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 से 2 कैंसिल। पता है कैसे करके, ये 2 अगर वहां पर जाता तो माइनस का एंगल 2 होता, तब कैंसिल हो जाता। एक स्टेप काहे के लिए बढ़ाना, यहीं पे कर देते हैं खत्म। तो एंगल 3 बराबर में एंगल 1, एंगल 3 कौन है, बी सी ई, तो एंगल बी सी ई बराबर में एंगल 1 कौन है, एंगल ए, हैंस प्रूफ। आ गया समझ में, क्या नहीं आया, ये समझ में आया, ये 180 बराबर ये, 180 बराबर वो, ये बराबर वो, ये बराबर वो। काटा क्यों, देख देख इधर एंगल 2 है, यहाँ पर भी एंगल 2 है, ये एंगल 2 यहाँ पे जाकर माइनस में हो जाता, दो एंगल 2 होते अपोजिट साइन वाले तो कट ही जाते यार, नहीं समझी। तो एक इस, अच्छा मैं लिख देता हूँ, चलो छोड़ो यार, नहीं काटा मैंने यहाँ पे कुछ भी, मेरे को लगा समझ जाओगे यार। तो एंगल 3 बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाला एंगल 2 वहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अब तो कट गया। तो एंगल 3 बराबर में एंगल 1, एंगल 3 जो है वो असल में आपका एंगल BCE है, एंगल 1 जो है वो असल में आपका एंगल A है, हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी को थोड़ा तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। एंगल A प्लस एंगल, इस एंगल का नाम होगा BCD, एंगल BCD बराबर में होगा 180। कोई रीजन पूछे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक, हाँ BCD तो लिखा है, हो गया भाई। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यहाँ तो क्लियर है कि नहीं है, सप्लीमेंट्री यानी कि जिसका सम 180 आता हो, और ये भी 180 बन रहा है, ये 180 किसको लेकर के बनता है, BCE BCD, तो एंगल BCE प्लस एंगल BCD बराबर में 180, क्योंकि ये क्या है भैया, लीनियर पेयर है। तो इसको आप लोग मान लो फर्स्ट और इसको आप लोग मान लो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 180 बराबर ये, 180 बराबर वो, ये बराबर वो, एंगल A प्लस एंगल BCD बराबर में BCE प्लस में एंगल BCD। सबको क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक का। अच्छा, क्योंकि BCD और BCD दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट साइड में है, एक भी अगर उधर जाता तो कट जाएगा, तो अभी ही काट दीजिए इसको। तो आपका एंगल A किसके बराबर आ गया, BCE के बराबर आ गया, और आपको यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक का, आ गया समझ में, ठीक है। देखो ये भी तरीका पेपर में किया जा सकता है, लेकिन आपको पहले ना मेंशन करना पड़ेगा कि लेट एंगल BC बराबर 3, लेट एंगल BCD बराबर 2, लेट एंगल A बराबर 1। तब आप ये तरीका कर सकते हो, लेकिन एंड में जाकर के सबको वापस उसी में फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना, ताकि आपका ये प्रूव हो जाए। क्लियर है कि नहीं है, ये समझे, बुझले कि ना बुझले, बताओ। क्वेश्चन नंबर 38, इसके बाद 38 पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 38 में कैसी चीज पूछूंगा जो लगभग मैंने क्लास में तो कराई है, लेकिन लेकिन तुम पक्का भूल गए होगे, समझे, किसी ने सोची ना होगी। कहाँ का डायलॉग है, सुना सुना है, देखो इधर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि अगर कोई ऐसी नॉर्म, तुमको ने एक बात बताई थी ना कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 आएगा। उल्टा पता है क्या था, उल्टा था कि अगर कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 आता है तो वो साइक्लिक है। इसमें साइक्लिक प्रूव करना है, समझे नहीं समझे। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं। नहीं समझे बात को, आगे समझ आता तक का। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि सर्कल की जो क्वाड्रिलेटरल की जो चारों के चारों बाउंड्री है, वो वर्टेक्स है, वो सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इधर देखिए, ठीक है, देखिए
तो ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। क्लियर है कि नहीं है? तो ए बी सी और ये डी, आपको प्रूफ करना है कि ये चारों के चारों जो पॉइंट है ए बी सी डी ये सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? लेकिन एक और बात बताऊं, मेरे को चारों पॉइंट बाउंड्री पर प्रूफ करने हैं ना, लेकिन इनमें से 3 पॉइंट पहले से ही बाउंड्री पर है, ये प्रूव्ड है। ये 3 पॉइंट पहले से ही बाउंड्री पर है। बताओ क्यों? क्योंकि ये है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमेशा सर्कल की बाउंड्री में होते ही होते हैं। यानी कि अगर आपको मेहनत करनी है ना किसी को बाउंड्री पर लाने के लिए, तो वो डी के लिए करिए। है बहुत बढ़िया भाई, मैंने तो बोले नहीं था, सोच नहीं पाओगे लोग, जवाब हो सकता है मुश्किल से। तो इधर देखो, तो ए बी सी ये तो बाउंड्री पर है, क्योंकि यार 3 पॉइंट से तो सर्कल पास होता ही है यार। यहाँ तक क्लियर है? फ्रॉम एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अ सर्कल इज, मतलब कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो वहां से एक सर्कल तो पास होगा ही होगा, और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। लेकिन आपको टेंशन लेनी है इस चौथे वाले की कि यार यहां से सर्कल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है कि नहीं हुई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको असल में ये प्रूव करना होगा फिर कि ये डी जो पॉइंट है ये भी कहां पे लाई करेगा, इज ऑल्सो ऑन दी बाउंड्री। और जैसे आपने इसको बाउंड्री पर ले आए तो ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, ये तो ए बी सी तो पहले से ही बाउंड्री पर थे, अब डी भी जैसी बाउंड्री पर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि यार ए बी सी डी के चारों वर्टेक्स बाउंड्री पर हैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आया समझ में कि नहीं आया? लेकिन क्योंकि अभी पॉइंट डी को हम लोग नहीं मान सकते, ठीक है ना, अभी पॉइंट डी को हम लोग नहीं मान सकते बाउंड्री पर है, तो अभी फिलहाल के लिए हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ ये बाउंड्री पर लाए नहीं करता। समझे कि नहीं समझे? और इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैं जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले भी सुना तुमने इसके बारे में, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में 2 तरह की स्टेटमेंट बोली जाती है, एक स्टेटमेंट ट्रू होती है, एक स्टेटमेंट फॉल्स होती है। समझे कि नहीं समझे? स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है? ठीक है ना, एक स्टेटमेंट ट्रू होती है, एक स्टेटमेंट फॉल्स होती है। हम क्या करते हैं, फॉल्स वाली स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर देते हैं ताकि ट्रू स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू हो जाए। समझ में है कि नहीं समझे? नहीं समझे बात को? तो देखिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो ट्रू स्टेटमेंट ये है जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहता है। पहले गिवन बता देता हूं, गिवन में ये है कि ए बी सी डी इज ओनली क्वाड्रिलेटरल, कोई साइक्लिक नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यह है पहली बात। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन ने ये बोली है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आता है, यानी कि या तो A प्लस C 180 आएगा या तो B प्लस D 180 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? या तो A प्लस C 180 आएगा या तो B प्लस D 180 आएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? अपोजिट एंगल का सम 180 है। और हमको प्रूफ देखो क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ये टू प्रूव ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है कि नहीं है? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमको ये प्रूफ करना है। लेकिन अभी भी मैंने तुमको एक बात बोली ना कि ये ABC तो पॉइंट होंगे ही होंगे, क्योंकि 3 पॉइंट पे तो सर्कल, 3 पॉइंट तो सर्कल पास होगा ही होगा। बस हमको चौथे पॉइंट को सर्कल के ऊपर लेकर के आना है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि ये रहा, पहले तो प्रूफ लिख दो, और कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो पड़ेगी वैसे यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे मैं प्रूफ लिख देता हूँ। नहीं डायग्राम मत बनाना, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन बताता हूँ क्या होगी, लेकिन सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में हम लोग पता है क्या लिखेंगे कि वी नो, हमें पता है कि ओनली वी नो 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन, अरे ओ दीदी इधर देख ले, ठीक है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 non, we know that 3 non collinear points always lie on the boundary of a circle, therefore A, B and C lie on the boundary.
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो ए बी सी कहाँ पर लाई करेंगे? आपके बाउंड्री पर। बस अब आपको मेहनत किसके लिए करनी है? डी के लिए। तो डी के लिए जो मेहनत करने वाला है ना, जो प्रूफ करने वाले हैं, उस मेथड में हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का काम करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कैसे काम करती है वो देख लो पहले आप लोग। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना कि डी पॉइंट यहाँ पर है, आप ये बोल दो कि डी यहाँ पर नहीं है। मैं नहीं मानता कि भाई यहाँ पर डी है, मैं तो मानता हूं कि एक दूसरा कोई पॉइंट है वो बाउंड्री पर है। वही तो झूठ है। मैं बोलता हूँ कि यार नहीं 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 नहीं, डी बाउंड्री पर नहीं है, ई बाउंड्री पर है। समझे कि नहीं समझे? डी बाउंड्री पर नहीं है, कौन बाउंड्री पर है? ई बाउंड्री पर है। यहां तक क्लियर है? तो हम बोल देते हैं कि यार इफ पॉसिबल लेट ई हाँ एकदम सही बोला तुम, लेट पॉइंट ई लाई ऑन, हाँ वही है बाउंड्री ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? चलो मान लो कि यार पॉइंट ई जो है वो कहाँ पे लाई करता है? सर्कल की बाउंड्री में। दिख रहा है झूठ है? सफेद झूठ है, दूध जितना सफेद झूठ। हाँ अच्छा देखो देखो, नहीं नहीं वही तो आता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रूफ करते मैं झूठ बोल रहा हूँ, वही बात है ना। चलो देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये झूठा है, झूठा कहीं का। देखो ऐसे प्रूफ करेंगे इसको झूठा, ध्यान से देखिएगा। अबे नहीं, क्या बोलेगा? कह रहा देखो सर क्या कर रहा है ये, इधर देखो थ्योरी पकड़ के लेके, ए देखो क्लियर है कि नहीं है? तो मैं मानता हूं कि यार डी बाउंड्री पर नहीं, ई बाउंड्री पर। क्लियर है कि नहीं है? कौन बाउंड्री पर है? ई बाउंड्री पर है। तो इफ पॉसिबल लेट ई लाई ऑन दी बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, लिख देते हैं चलो, ई लाई ऑन दी बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर ये सर्कल की बाउंड्री पर लाई करता है, वैसे तो झूठ है, लेकिन अगर ये सर्कल की बाउंड्री पर लाई करता है तो यार एबीसी तो पहले से ही पॉइंट लाई करते हैं। अब हमारे कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से ई भी लाई करता है, तो यानी कि ये चारों पॉइंट लाई करते हैं। और चारों पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री में होंगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। नहीं समझे बात को? क्लियर है कि नहीं है? भाई अगर मैं बोलता हूं कि यार अगर ए बी सी जो है वो सर्कल की बाउंड्री पर है, ये तो कंफर्म है, लेकिन मैंने एक झूठ भी बोला कि यार ई भी सर्कल की बाउंड्री पर है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ई भी सर्कल की बाउंड्री पर है। तो अगर ई भी सर्कल की बाउंड्री पर लाई करता है तो उस हिसाब से तो ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। और अगर ए बी सी ई अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं है? अपोजिट एंगल कौन से यहाँ पर? बी और ई ले सकते हैं बस, तो बी और ई बोलते हैं कि यार चलो मान लेते हैं कि यार बी और ई, चलो मान लेते हैं कि यार ये जो बी और ई है इनका सम किसके बराबर आएगा? 180 के। कि ई भी सर्कल की बाउंड्री पर लाया कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री पर लाया करेगा तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 आएगा। नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखिए कि सिंस नहीं फ्रॉम अजम्पशन या फिर फ्रॉम, हाँ अजम्पशन लिख देना, फ्रॉम अजम्पशन, अजम्पशन ही कहेंगे इसको, फ्रॉम अजम्पशन A, B, C and E lie on the boundary of circle. Therefore, अगर ये सब के सब सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंगल B और एंगल E का जो सम होगा, एंगल B और एंगल E का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा? क्यों? ठीक है ना, साइक्लिक है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखी ना, इसको काउंटर करने के लिए आ गई ये स्टेटमेंट। आया समझ में कि नहीं आया? इसको काउंटर करने के लिए आ गया ये स्टूडेंट, कह रहे ओए देख क्या बोल रहा है तू कि बी और ई 180 होगा। अबे बी और डी 180 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर बोलता है कि नहीं नहीं मैं 180 हूँ, कह रहा नहीं नहीं मैं 180 हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान सुनना, अब ये पॉसिबल कब हो सकता है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है, ध्यान सुनो, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये जो पॉइंट ई है वो उठ करके कहां पर आ जाए? डी पे। अब एक बच्चा बोलता है कि भैया ये क्यों कि ई उठ करके डी के पास आ जाए, डी उठ करके ई के पास क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि ये ई वाली स्टेटमेंट मैंने मानी है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? और मैं तो झूठी बोल सकता हूं, जबकि जो डी वाली स्टेटमेंट है ना ये क्वेश्चन ने मानी है।
और क्वेश्चन अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। तो इसीलिए यार ये पॉइंट एकदम सख्त है, यहां से आप हिला नहीं सकते। सख्त यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये डी पॉइंट एकदम मतलब यहाँ पर ठोस है, आप इसको हिला नहीं सकते क्योंकि यार ये स्टेटमेंट किसने दी है? क्वेश्चन ने दी है। आप ई पॉइंट को मूव कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये पॉसिबल मतलब क्वेश्चन हमने क्या करा कि यार हमने बी और ई का भी सम 180 कर दिया, और क्वेश्चन ने बोला कि नहीं नहीं बी और डी 180 है। मैंने बोला कि नहीं नहीं यार एक ही साथ दो कैसे 180 पॉसिबल हो सकते हैं, एक ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोले कि देखो एक तरह से पॉसिबल हो सकता है अगर ये ई उठ करके कहां पर आ जाए? डी के पास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ई उठ करके कहां पर आ रहा है? डी के पास। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे ही ई उठ करके डी के पास आएगा ना, ई की सारी प्रॉपर्टी अब डी की मानी जाएगी। समझे कि नहीं समझे भाई? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना। ई की सारी प्रॉपर्टी अब डी की मानी जाएगी। अब ई की क्या प्रॉपर्टी थी? ई की बस कुल मिलाकर के एक ही प्रॉपर्टी थी कि वो सर्कल की बाउंड्री पर लाया करता था। अब ये प्रॉपर्टी उठा करके उसको डी को देनी पड़ेगी। तो अब अगर ई सर्कल की बाउंड्री पर है और अगर ये उठ करके डी पर आता है, तो अब यानी कि जो भी ई की प्रॉपर्टी है वो डी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ई की प्रॉपर्टी थी क्या? कि वो सर्कल की बाउंड्री पर लाया करता है। अब वो प्रॉपर्टी डी की बन चुकी है कि अब डी सर्कल की बाउंड्री पर लाया करता है। और अगर डी सर्कल की बाउंड्री पर लाया करेगा तो एबीसी तो पहले से ही करते हैं, और अब डी भी सर्कल की बाउंड्री पर लाया करता है, यानी कि अब एबीसी डी सर्कल की बाउंड्री पर लाया करते हैं, यानी कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ? पक्का? ओ भाई साहब क्या कह रहा है? पक्का समझ में आ गया ना? चलिए ठीक। क्या? हाँ हाँ भाई साहब क्या हुआ? क्लियर है यहां तक का? चलो ठीक, मेरे को लगा समझ में आ गया। पक्का? चलो ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन को यार ऐसे ही समझा सकते हो, और कैसे समझाओ बताओ? ठीक है ना सबको? और मैं करने का तो हाँ, ये बी और डी को मिलाने वाला है ना, तो ठीक है। तो अच्छा देखो, मिलाने का एक और तरीका देखो। बी प्लस डी बराबर 180, बी प्लस सी बराबर 180, 180 बराबर ये, 180 बराबर वो, यानी कि बी प्लस डी बराबर बी प्लस ई। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये क्वेश्चन है दिया था गिवन, ये हमने करा है। तो सबसे पहले बी से बी कैंसिल कर दे, तो आपका डी किसके बराबर आ गया? ई के। यार डी पे भी वही एंगल बन रहा है, ई पे भी वही एंगल बन रहा है, ये तो तभी पॉसिबल है ई उठ करके कहां पर आ जाए? डी पे। यहां पर लिख दे विच इज ओनली पॉसिबल, which is only possible if E coincide with D, जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका E किससे जाकर के मिल जाए? D से। यहां तक क्लियर है? एंड हेंस आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। ठीक है ना? कॉन्ट्रडिक्शन कौन सी रॉन्ग हो गई? ये वाली रॉन्ग हो गई। देयरफॉर, ठीक है यहां तक का? ये जो हिंदी में बात करी थी ना, अंग्रेजी में लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं, कि ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ई उठ करके कहां पर आ जाए? डी के पास। और अगर ई उठ करके डी के पास आ गया तो ई की सारी प्रॉपर्टी डी की हो गई। मतलब कि हमने जो बकवास मारी थी यहाँ पर वो गलत हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी lie on circle and hence बाउंड्री लिख देना, and hence ABCD is a cyclic quadrilateral। बताओ समझे कि नहीं समझे? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? हाँ बस लास्ट में थोड़ी स्टेटमेंट खिंच गई है, लेकिन क्लियर हुआ सबको यहां तक का? यार ये स्टेटमेंट की ही गेम है। जब भी कॉन्ट्रडिक्शन वाली कोई क्या है, तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला कोई क्वेश्चन आता है ना, वहां पर बस स्टेटमेंट की ही गेम होती है। आप कितने अच्छे से, हट जाऊंगा, आप कितने अच्छे से अपने वर्ड को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को प्रूफ तब भी किया जा सकता था अगर आप बाहर कोई पॉइंट ना लेकर के, अगर आप अंदर कोई पॉइंट ले लेते तो। समझे कि नहीं समझे? अगर आप बाहर कोई पॉइंट ना लेकर के, अगर आप अंदर की तरफ अगर कोई पॉइंट ले लेते तब भी। जा रहे हो? चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ 9 बजे छुट्टी मानेगी स्कूल की, अपने इस पे रहेंगे फिर। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। तू भी आएगा? हाँ, तो ये एफ पॉइंट अंदर भी आ सके है। क्लियर है यहां तक का? तब भी सेम ही चीज होगी, तब भी इन दोनों का सम 180 हम मान लेंगे।
हम बोलेंगे कि नहीं यार इसका भी सम 180 इसका भी सम 180, यानी कि एफ उठ करके डी के पास जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ करो। चलो ठीक है बच्चों, ये वाला क्लियर हुआ तुमको? सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब एक काम करिएगा आप लोग, हाँ घर से कौन कौन से क्वेश्चन करके लाने हैं वो देखिए। तो घर से तुमको क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चन नंबर 37 करके लाना है, मार्क कर लेना है इसको, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन मार्क कर दो ना, चलो लिख देता हूँ। क्वेश्चन करने हैं आपको 37, 38 और वो जो एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम कराते याद है भी, है ना? तो वो एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन, हाँ जी भाई, एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 से लेके 46, 43 से लेकर के 46 और 31 से लेकर के 33 तक कर लेना, 31 से लेकर के 33। अरे बोल रहा हूँ क्योंकि यार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है तो इनको कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, बता रहा हूँ। 31 से लेकर के 33, 37, 38 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 43 से लेकर के 46, इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, घर पे जरूर ट्राई करना है इसको। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगली क्लास मतलब ख्याल से 2 दिन क्लास में भी ये खत्म हो जाएगा चैप्टर वाला, तो इसके भी टेस्ट हम लोग रख देंगे कभी ना कभी, ठीक है ना? दे रहा हूँ। चलो बच्चों ऑल द बेस्ट, बाय। बता रहा हूँ